एक्सपीरियंसेस इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। मैं एक दिन अपने घर पे हूं, सुबह 6:30 बजे मुझे एक कॉल आया। दिस वाज इन 2010। एक हमारा पार्टी का एक छोटा लीडर है सिरसिला में, उसने कॉल किया। इसे भैया अर्जेंट है। मैंने बोला क्या हुआ? बोलता है अभी वाटर का टैंकर आया मेरे गली में, जरा उसको बोल के मेरा पॉट है उसको आगे लगवाने के लिए बोल दो। मैं बोला यार मैं एमएलए हूं, आई एम सपोज टू बी एनैक्टिंग लेजिस्लेशंस, और आदमी फोन करके मुझे बोल रहा है कि वाटर टैंकर वाले को बोलो मेरा पॉट आगे लगाए। मेरा अब आई वाज अ बिट परप्लेक्स्ड। आई वाज लाइक ओके व्हाट डू आई डू नाउ? Firstly, because there is no orientation session for a newly elected legislator. There is no public school of policy which kind of guides us, tells us what to do, what not to do. आज क्या हो गया ना, because of social media particularly, मैं किसी को भी कुछ भी बोल सकता हूं। मैं प्राइम मिनिस्टर को भी बोलता हूं कि मेरा घर के सामने ड्रेनेज ठीक नहीं है, क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा स्वच्छ भारत क्या हो गया? That is the level of liberty people take, because there is confusion in terms of roles, responsibilities, divisions. कोई किसी को कुछ नहीं पता कि किसको बोलना चाहिए, किसको कंप्लेन करना चाहिए। Thank you, Vinaya. Which part of India are you from? Maharashtra. Maharashtra. Pune. Which part of Maharashtra? Pune. Oh, my place. I went to Pune University. I was at Ganesh Kind for 2 years. Good meeting you. Vinaya, great question. Because, and with all due respect, Meena Saab is here. So I'll take liberties and I'll say a few things about bureaucracy. Meena Saab बुरा ना मानिए क्योंकि अभी तो आप रिटायर हो गए। तो the typical thinking when it comes to bureaucracy in India is, उनको लगता है कि ये लोग जो पॉलिटिशियन लोग हैं, पहली बात तो उनको लगता है कि हम ज्यादा नहीं जानते हैं। मैं सच सच बोल रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू बिट ब्लंटली ऑल्सो। उनको लगता है कि वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, होशियार हैं, और पूरा प्रोग्राम या जो भी है वही कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी वही कर सकते हैं। और उनको ये भी लगता है कि हम लोग 5 साल के लिए चुने हुए गेस्ट आर्टिस्ट हैं। वो लोग तो परमानेंट आर्टिस्ट हैं, वो जब तक रिटायर होंगे तब तक रहेंगे, 60 साल तक या 61 तक रहेंगे। तो मीना साहब ने तो बहुत सारे मंत्रियों को देखा होगा, बहुत सारे एमएलए को देखा होगा। इट बी लाइक अरे यार ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा मैंने। सो ईच टाइम व्हेन वी कम आउट विद अ न्यू आइडिया और अ न्यू पॉलिसी, द इनिशियल रेजिस्टेंस ऑलवेज स्टार्ट्स राइट एट द टॉप। Bureaucracy will resist because see, I'm not blaming a certain section of bureaucracy. I'm saying people by nature are resistant to change. मुझे कोई चीज की आदत है। देखिए मैं बेड पे मैं लेफ्ट की साइड सोता हूं, अगर आप मुझे बोलो कि कल राइट की तरह सो, आई विल बी कंप्लीटली sleepless. That's how human beings are. We are resistant to change. We are creatures of habit. So bureaucracy in India is the first challenge that has to be overcome by any public representative, because the biggest challenge is for us to, देखिए आप एक चीज समझ लीजिए, when we get elected for 5 years, right? तो जब मैं एमएलए बना 2009 में, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एमएलए का मतलब क्या क्या उसका करने का है, मतलब वो कर क्या सकता है, करना क्या चाहिए उसको। आई नो दैट ही इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वी आर सपोज्ड टू एनैक्ट लेजिस्लेशंस, वी आर सपोज्ड टू इंश्योर दैट these legislations actually are executed by our bureaucracy. That's the definition broadly. But see, in India we have a beautiful system of 5-tier system of governance. We have the union government, the state governments, the zilla parishads, we have taluka panchayats, and then we have the gram panchayats, the 5-tier governance. And there is also the municipal, which kind of is parallel to all of these. So अब काउंसिलर को क्या करना चाहिए, सरपंच को क्या करना चाहिए, और जेडपीटीसी को क्या करना चाहिए, मंडल परिषद प्रेसिडेंट को क्या करना चाहिए, जिला परिषद चेयरमैन को क्या करना चाहिए, एमएलए को क्या करना चाहिए, एमपी को क्या करना चाहिए, ये रोल क्लैरिटी जो है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। और इस कंफ्यूजन में इट इज कंपाउंडेड बाय द ब्यूरोक्रेसीज inherent resistance to change. So initially when we started our journey, when our honorable chief minister said हमें Raitu Bandhu karna hai. In fact, I'll send you Haritaharam karna hai. We plant 230 crore saplings. I'll send you a write-up. In fact, one of our bureaucrats, her name is Shweta Mahanti. She was Hyderabad collector until 3 days ago. She just went on she's gone to Kennedy, in fact. I think she's going to Harvard for a 1-year, I think course on public policy. Public administration. Maybe. Public administration. So she wrote a paper. She gave it to me before she left. She wrote a paper on how skeptical she was on day 1 when Honorable Chief Minister said 230 crore plantation करना है। पहली बात, जब भी कोई ऐसा radical thought सोचते हो, radical idea आता है किसी के मन में,
तो हमें लगता है कि ये तो क्या है यार, ये नामुमकिन है, नहीं हो सकता है. सो देर इज दैट इनहेरेंट चेंज, इनहेरेंट रेजिस्टेंस. So in our case, when we said Mission Bhagirath, we want to give drinking water connection to each and every home. Engineers said no, not possible. We go to Gujarat, even they laugh at us. They say no, नहीं हो सकता. इंडिया में किसी ने किया ही नहीं, तुम क्या करोगे? नया राज है, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा क्या financial resources क्या है, कैसे करोगे? So all these challenges, but I think one thing that Telangana has shown is that if you have the political will, if you have that ability in you to drive a project with a mission mode, things can happen, things will happen. Even bureaucracy after initial resistance, they'll fall in line. They'll also say, okay, इनका इरादा ठीक है, इनका इरादा नेक है, तो करेंगे, कुछ कर सकते हैं. So fundamental challenge is bureaucracy, firstly. Secondly, finances. Finances, even our institutions, financial institutions in India are not used to leveraging our economy. डर जाते हैं लोग. आप क्योंकि you're all students of public policy, you should understand economics also. एक गवर्नमेंट चलाना और एक घर चलाना बहुत अलग बात है. घर चलाना मतलब बजटिंग के हिसाब से ठीक ऑलमोस्ट सेम है, बट देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस. सी फॉर एग्जांपल, लॉट ऑफ डिफरेंसेस. फॉर एग्जांपल, द इकोनॉमी ऑफ तेलंगाना टुडे, आवर पर कैपिटा इनकम इज मोर देन डबल्ड इन द लास्ट 7 years, which is again by no means a small feat. We are much above the country's per capita income, national average per capita income. How did that happen? That happened because we are leveraging our economy. हम लोग डर नहीं जाते हैं डेट से, because as long as you have taken a debt and have invested in a productive have invested it in a productive sector. हमने जब डेट लिया मिशन भागीरथ के लिए या इरिगेशन के लिए, हमने ये सोच के लिया कि ₹1 अगर हम डेट लेते हैं, इसको कैसे हम तब्दील कर सकते हैं 2 या 3 रुपया में. As long as you're able to rotate that rupee, as long as you're able to leverage your economy properly, as long as you're able to create more wealth, I think you'll be in good shape. But unfortunately, our financial institutions in India, be it your banks or other financial institutions, they're a bit apprehensive when it comes to lending. And as such, our Indian mentality also, we have FRBM and other restrictions, that. Fiscally responsible, budgetary, monitoring, etc. All of these challenges that go with a new project being conceptualized definitely ought to be worked out. And the third challenge I would say are inherent to our governance systems. For example, हम एक irrigation project बनाना चाहते हैं, additional irrigation area हम under cultivation लाना चाहते हैं, उससे environment को, biodiversity को फायदा होगा या नुकसान होगा? इस बात को लेकर दिल्ली में MOEF में बहुत चर्चा होता है, Ministry of Environment and Forest, और बहुत सारे hurdle भी लगाए जाते हैं. So all of these challenges we have faced in the last 7 years, financial, bureaucratic, and general mindset challenges, institutional challenges, but I think to a great extent we've been able to overcome.